हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि इसमें कौन से इवेंट्स होते हैं और क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स की सेक्सुअलिटी के बारे में, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है तो एक बात तो पक्की है, हमको मेल और फीमेल दो तरह के गैमीट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये दोनों गैमीट्स आपस में जब यूनियन करेंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, तभी जाइगोट बनेगा, जो कि आगे जाके रिपीटेड सेल डिविजन्स के बाद एम्ब्रियो बनाता है, जिसमें से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। Now, sexual reproduction in organisms generally involves the fusion of gametes from two different individuals. Plants may have both male and female reproductive structures in the same plant, जिसको हम bisexual condition बोलते हैं। अगर मेल और फीमेल दोनों तरह का गैमीट एक ही प्लांट बना पा रहा है तो हम बोलेंगे कि ये बाइसेक्सुअल है। बट दिस कैन ऑल्सो बी ऑन डिफरेंट प्लांट्स, जिसको हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं। तो अगर मेल गैमीट बनाने वाला और फीमेल गैमीट बनाने वाला इंडिविजुअल अलग अलग है तो इनको हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। Now, in several fungi and plants, terms such as homothalic and monoecious are used to denote the bisexual condition. तो bisexual condition यानी जहाँ पर एक ही थैलस के ऊपर एक ही इंडिविजुअल के पास मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमीट्स बनाने के लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो फंजाई और प्लांट्स के केस में इसको हम होमोथैलिक कंडीशन भी बोल सकते हैं या मोनोशियस भी बोल सकते हैं। मोनोशियस से हमारा क्या मतलब है कि अगर आप पूरी पॉपुलेशन को देखोगे तो आपको इसमें एक ही तरह के इंडिविजुअल्स नजर आएंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स को देखो, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन के अंदर हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं कि कितने इंडिविजुअल मेल हैं और कितने इंडिविजुअल फीमेल हैं। लेकिन अगर कोई बाइसेक्सुअल पॉपुलेशन है जिसमें हर एक इंडिविजुअल मेल और फीमेल दोनों तरह के ऑर्गन्स पोजेस करता है, तो ऐसे में तो इस पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स एक ही जैसे होंगे, सभी बाइसेक्सुअल होंगे। इसीलिए इसको हम मोनोशियस भी बोलते हैं। तो प्लांट्स के केस में आप बाइसेक्सुअल की जगह मोनोशियस और होमोथैलिक वर्ड भी यूज कर सकते हो, और उसी तरह से आप यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए हेटेरोथैलिक या डायोशियस वर्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर दो तरह के मेंबर्स आपको मिल रहे हैं, मेल और फीमेल। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट। अगर एक फ्लावर के पास स्टेमन है यानी मेल सेक्स ऑर्गन है तो इस तरह के फ्लावर को हम स्टैमिनेट कहते हैं। लेकिन अगर उसके पास पिस्टिल है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो उसको हम पिस्टिलेट बोलेंगे बिकॉज इट इज बेयरिंग पिस्टिल्स। In some flowering plants, both male and female flowers may be present on the same individual. तो मोनोशियस कंडीशन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हो सकती है कि मेल और फीमेल फ्लावर यानी रिस्पेक्टिवली स्टैमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही इंडिविजुअल के पास दोनों तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। तो ये मोनोशियस कंडीशन हो गई। और अगर मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट इंडिविजुअल्स में तो इसको हम डायोशियस कंडीशन बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोशियस प्लांट्स आर कुकरबिट्स एंड कोकोनट्स। एंड डायोशियस प्लांट की अगर बात करें जहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग हैं, तो इसको हम पपाया और डेट पाम को इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो ये एग्जाम्पल जरा अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मोनोशियस, डायोशियस या यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल्स बताओ। चलो, ये तो बात हो गई थी प्लांट्स की। What about animals? Are individuals of all species either male or female? हर जगह एनिमल्स में यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है। अगर आप अपने साथ रिलेट करो इस बात को तो हाँ भाई, हम तो यूनिसेक्सुअल ही होते हैं, यानी डायोशियस होते हैं। मेल अलग होती है ह्यूमन बींग्स की और फीमेल अलग। लेकिन सब एनिमल्स में इस तरह की कंडीशन नहीं है। देयर आर स्पीशीज विच पोजेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म, लीच ये बाइसेक्सुअल एनिमल्स के टिपिकल एग्जाम्पल है दैट पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसीलिए इनको हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। तो भाई देख लो, बात तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल की है जब हम सेक्सुअलिटी डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन प्लांट्स में कुछ स्लाइटली डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं और एनिमल्स में डिफरेंट। तो एनिमल्स के केस में जो हमारी बाइसेक्सुअल कंडीशन है, मोनोशियस कंडीशन है, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोल देते हैं। जैसे अर्थवर्म है, पॉरीफेरा फाइलम के मेंबर हैं, टेपवर्म है, लीच हैं, ये सब एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों तरह के गैमीट्स बनाने की एबिलिटी रखते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। वहीं कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीशीज, क्योंकि मेल और फीमेल कॉकरोच अलग अलग रहते हैं। अच्छा, अगर हम गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेल डिवीजन की बात करें तो ये तो पक्की बात है कि अगर हमको गैमीट बनाने हैं, कुछ नए सेल बनाने हैं, तो सेल डिवीजन तो करनी पड़ेगी। गैमीट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली मेल एंड फीमेल। तो ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिजम्स में हम यही देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन में जो दो गैमीट्स इन्वॉल्व हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, काफ़ी डिसिमिलर होते हैं। तो हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक को मेल कह देते हैं, एक को फीमेल कह देते हैं। गैमीट्स आर हेप्लॉइड दो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज में बी ईदर हेप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब चाहे पेरेंट कैसा भी हो, हेप्लॉइड हो, डिप्लॉइड हो, ट्रिप्लॉइड हो, पॉलीप्लॉइड हो, गैमीट का एक सिंपल सा रूल है, गैमीट एक सिंगल हेप्लॉइड सेल होता है। और इस तरह के दो गैमीट्स के आपस में मिल जाने से, दो हेप्लॉइड सेल्स के आपस में यूनियन करने से फर्टिलाइजेशन के बाद एन और एन मिला के हमको 2n कंडीशन यानी डिप्लॉइड कंडीशन मिल जाती है।
अ हेप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। यार अगर पेरेंट पहले से ही हेप्लॉइड है तो उसको हेप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अपने सेक्स ऑर्गन के अंदर माइटोसिस करेगा और माइटोटिक सेल डिवीजन से यानी इक्वेशनल डिवीजन से अपने आप ही हेप्लॉइड पेरेंट हेप्लॉइड गैमीट बना देगा। लेकिन अगर एक डिप्लॉइड पेरेंट है तो उसको अपने सेल के अंदर जो 2n नंबर है उसको घटा के n करना पड़ेगा और इसके लिए मियोसिस कैरी आउट करनी पड़ेगी। Several organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophytes, they have haploid plant body. But in organisms belonging to pteridophyte, gymnosperm, angiosperm and most of the animals including human beings, parent body होती है diploid। हमारे जो somatic cell है, हमारी body के बाकी सारे cell है, वो तो diploid है यानी 2n है। It is obvious that meiosis, that is reduction division has to occur if diploid body has to produce haploid gamete। तो अब अगर हमको अपने diploid cell से haploid gamete बनाने हैं तो हमको meiosis करनी पड़ेगी, reduction division करनी पड़ेगी। अब हमारी NCERT बुक हमको ऑर्गेनिजम्स की सेक्सुअलिटी के बारे में एग्जाम्पल देने के लिए कुछ इमेजेस देती है, कुछ डायग्राम्स देती है जो कि दिए हुए हैं। अर्थवर्म में हमें बाइसेक्सुअल एनिमल दिखाया जिसके पास टेस्टिस और ओवरी दोनों चीज़ें नजर आ रही हैं हमको। साथ ही साथ हमको कॉकरोच का डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पर मेल और फीमेल कॉकरोच सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं, टेस्टिस अलग इंडिविजुअल के पास है और ओवरी अलग इंडिविजुअल के पास है, हमको दिख रहा है, यानी स्पर्म और एग अलग अलग इंडिविजुअल में बनेंगे। इसके बाद अगर प्लांट्स की आप बात करो तो आपके पास कैरा का एग्जाम्पल हो जाता है, मोनोशियस प्लांट दिखाया जिसमें रिस्पेक्टिवली मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथेरिडियम और ऊगोनियम एक ही इंडिविजुअल के पास प्रेजेंट है, एक ही प्लांट पे दोनों चीज़ें हैं, तो ये हमारा बाइसेक्सुअल प्लांट हो गया। उसी तरह से अगर आप डायोशियस प्लांट की बात करो, यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात करो तो मार्केंशिया यानी हमारा लिवर वॉट जो होता है उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। हालांकि सिंपल सी प्लांट बॉडी होती है, प्रिमिटिव सी प्लांट बॉडी होती है, इसकी ब्रायोफाइट्स में आ जाता है, लेकिन मेल और फीमेल का थैलस अलग होगा यानी आर्किगोनियम अलग इंडिविजुअल के पास, एंथेरिडियम अलग इंडिविजुअल के पास। फिर अगर फ्लावरिंग प्लांट्स पे आ जाते हो तो आपको स्वीट पोटैटो के फ्लावर का, बायोसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल दे रखा है जिसके पास स्टेमन और कार्पल यानी मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, तो ये हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। In diploid organism, specialized cells called myocytes, which are the gamete mother cells, undergo meiosis. At the end of meiosis, only one set of chromosomes gets incorporated into each gamete. तो मियोसिस से क्या होता है कि हमारे पास बॉडी में जो डिप्लॉइड सेल थे, 2n वाले सेल थे, हमने मियोसिस की और हर एक गैमीट के अंदर हेप्लॉइड कंडीशन हमको मिलेगी, तो हमारे n कंडीशन वाले गैमीट्स हमको मियोसिस के बाद में मिल जाते हैं। ठीक है भाई, ये काम तो हो गया, गैमीट्स तो बन गए। अब चाहे वो एक ही इंडिविजुअल पे बन रहे हो या दो अलग इंडिविजुअल्स पे, वो बात अलग है, लेकिन गैमीट्स का बनना बहुत ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन गैमीट्स अगर बन भी जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन से पहले उनका एक दूसरे के पास आना बहुत ज़रूरी है, एक ही साइट पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका फिजिकली जब यूनियन होगा तभी इन दोनों के मिलने से जाइगोट बन सकता है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे प्री फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स में, गैमीट ट्रांसफर। After their formation, male and female gametes must be physically brought together to facilitate fusion, that is fertilization. In majority of organisms, male gamete is motile and female gamete is stationary. तो ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि फीमेल गैमीट जो है वो स्टेशनरी रहता है, मोटाइल नहीं रहता है, स्टैटिक रहता है, एक ही जगह पर रहता है, जबकि मेल गैमीट्स या तो किसी ना किसी एजेंट की मदद से या खुद मोटिलिटी शो करके, खुद तैर के या किसी तरह से फीमेल गैमीट के पास में पहुंचते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। एक्सेप्शंस आर अ फ्यू फंजाई एंड एल्गी जिसमें दोनों तरह के गैमीट्स मोटाइल होते हैं। तो कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में फंजाई और एल्गी जैसे हम देखेंगे कि दोनों तरह के गैमीट्स मोटिलिटी शो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि हमारा मेल गैमीट मोटाइल और फीमेल गैमीट स्टैटिक रहता है। देयर इज अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमीट्स मूव। अब मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचना तो है, तो किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी मीडियम के थ्रू उसको आना पड़ेगा। In several simple plants like algae, bryophytes and pteridophytes, water is the medium through which this gamete transfer takes place. तो हमारे लोअर प्लांट्स के अंदर तो ये जो मेल गैमीट्स हैं ये स्विम करके, तैर के फीमेल गैमीट के पास तक पहुंचते हैं। A large number of male gametes, however, fail to reach the female gametes. क्योंकि अगर उनको पानी में से तैर के आना है तो हम पक्का नहीं कह सकते कि जो मेल गैमीट हमारे एंथेरिडियम में से निकला है, मेल सेक्स ऑर्गन में से निकला है, ये पक्का से पक्का फीमेल गैमीट के पास पहुंचेगा ही। हो सकता है कि कोई रास्ते में ही रह जाए, हो सकता है कि कोई डिफिकल्टी आ जाए। तो इसीलिए ज़्यादातर हम यही पैटर्न देखते हैं कि मेल गैमीट्स बहुत ही लार्ज नंबर में बनते हैं, लार्ज वॉल्यूम में प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल गैमीट, क्योंकि फीमेल गैमीट को तो आराम से बैठे रहना है जहाँ पर वो प्रोड्यूस हुआ था, और मेल गैमीट को कई सारी डिफिकल्टीज़ का सामना करते हुए उस तक पहुँचना है। इसीलिए ताकि अगर मेल गैमीट्स का लॉस भी हो जाए तब भी फर्टिलाइजेशन इंश्योर हो, लार्ज नंबर में मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। So a large number of male gametes fail to reach female gametes, and to compensate for this loss of male gametes during transport, the number of male gametes produced is several thousand times the number of female gametes produced.
इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमीट्स एंड ओव्यूल के अंदर एग होता है। तो अगर सीड प्लांट की बात करें, चाहे अब वो जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होते हैं और ओव्यूल के अंदर होता है एग। तो यार ओव्यूल तो कहीं जाते नहीं है, पोलन ग्रेन्स ही रिलीज होते हैं जहाँ पर भी वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ से, और किसी ना किसी मीडियम के थ्रू, चाहे वो किसी एनिमल की मदद से पहुँचे, चाहे वाटर की मदद से पहुँचे, चाहे एयर करंट्स के साथ बहते हुए पहुँचे, वो ओव्यूल के पास तक पहुँचते हैं। Pollen grains produced in anthers therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization. In bisexual self-fertilizing plants, जैसे कि peas हो गए, transfer of pollen grains to the stigma is relatively easy as anthers and stigma are located close to each other. अब यार अगर एक ही फ्लावर में स्टिग्मा और एंथर दोनों हैं, तो एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह के बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करने वाले फ्लावर्स के अंदर तो ये पॉलिनेशन का जो इवेंट है बड़ा ईजी हो जाएगा। Because they are close to each other, pollen grains soon after they are shed come in contact with the stigma. But in cross-pollinating plants, जिनको किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन या प्रेफरेबली किसी दूसरे प्लांट पे लगे हुए फ्लावर का पोलन ग्रेन चाहिए, तो इसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस थोड़ी मुश्किल है। डायोशियस प्लांट्स में ऐसा ही करना पड़ेगा। अ स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। अगर सही पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर गिर जाती है तो जर्मिनेट होती है, एंड द पोलन ट्यूब्स कैरिंग मेल गैमीट्स रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज द मेल गैमीट्स नियर द एग। तो अगर सही पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पे गिरी, उसकी जर्मिनेशन होगी, उसमें से पोलन ट्यूब निकलेंगी, इस पोलन ट्यूब में से होते हुए मेल गैमीट्स हमारे ओव्यूल के पास तक पहुंचेंगे और ये मेल गैमीट्स एग के पास पहुंच जाते हैं इस प्रोसेस से। इन डायोशियस एनिमल्स की अगर बात करें, सिंस मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमीट ट्रांसफर। तो एनिमल्स में भी गैमीट ट्रांसफर के लिए कोई तरीका तो आजमाना पड़ेगा। सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ गैमीट्स इज एसेंशियल फॉर मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, यानी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए एनिमल्स को भी अपने गैमीट्स ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोसेसेस अपनाने पड़ते हैं। कुछ के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो बाहर रिलीज हो जाएंगे और एक्सटर्नल मीडियम में आपस में वो फ्यूजन करेंगे। कुछ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी फीमेल गैमीट तो कहीं जा नहीं सकता, वो तो मोटाइल होता नहीं है, वो फीमेल बॉडी के अंदर ही रहेगा, और मेल गैमीट्स को किसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फीमेल बॉडी के अंदर एग के पास, फीमेल गैमीट के पास पहुंचाना पड़ता है। तब जाकर होता है हमारे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे की इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन। The most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gametes. This process is called syngamy. मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन करना, फर्टिलाइजेशन करना syngamy कहलाता है, and it results in the formation of a diploid zygote. हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे एक कॉकरोच में हो रही है, चाहे बरगद के पेड़ में हो रही है, हमें यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न मिलेगा कि दो हेप्लॉइड गैमीट आपस में आके मिल गए और एज अ रिजल्ट बना एक डिप्लॉइड zygote, यानी एक zygote नाम का सिंगल सेल। The term fertilization is used for this process. Syngamy fertilization एक ही बात है। The term syngamy and fertilization are frequently used interchangeably. However, it has to be mentioned that in some organisms like rotifers, honeybees, and even some lizards and birds like turkey, the female gamete undergoes development to form new organisms without fertilization. This phenomena is called parthenogenesis. तो parthenogenesis हमारे पास एक ऐसा exception है, समझ लो एक asexual process हो रही है, लेकिन वो sexual reproduction जैसी नजर आ रही है। क्यों भाई? हम क्या कहते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास गैमीट वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फीमेल गैमीट है ना कुछ एनिमल्स के अंदर, वो बिना मेल गैमीट के साथ फ्यूजन किए हुए ही अपने आप ही बिना फर्टिलाइजेशन के एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर यार देखो, गैमीट तो इन्वॉल्व है, फीमेल गैमीट तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं कह सकते। तो हमारे पास पार्थेनोजेनेसिस नाम की ये प्रोसेस होती है जहां पर फीमेल गैमीट बिना मेल गैमीट के पार्टिसिपेशन के रिप्रोडक्शन करता है या आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, जिसके एग्जांपल्स हमारे पास रोटिफर, हनी बी, लिजर्ड्स और टर्की जैसे बर्ड्स हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अच्छा, अगर हम फर्टिलाइजेशन की साइट के बारे में बात करें, वेयर डज सिंगेमी अकर? In most aquatic organisms, such as majority of algae and fishes, and even amphibians, syngamy occurs in the external medium, that is outside the body of organism. यही बात हम अभी कर रहे थे, इसको हम इस तरह के gametic fusion को external fertilization कहते हैं।
Organisms exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium, that is the water, in order to enhance the chances of syngamy. अब वही बात है यार कि अगर एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन का होना पक्का नहीं है. अगर हर सीजन में एक सिंगल मेल गैमीट और एक सिंगल फीमेल गैमीट को आप रिलीज कर देते हो वाटर में, तो क्या पक्की बात है कि उनका आपस में यूनियन होगा ही होगा. पानी में तो इतने सारे डिस्टर्बेंसेज हो सकते हैं, इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि इस प्रोसेस को रोक दे या ना होने दे, कोई ना कोई अड़चन आ जाए. इसीलिए जब भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है तो गैमीट्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि आप एल्गी में और फिशेज में तो देखोगे. फ्रॉग में भी अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखते हो, जो कि एक एम्फीबियन है, तो फीमेल जो है अपने एग्स वाटर में छोड़ देती है और फिर मेल इन एग्स के ऊपर आकर अपने स्पर्म्स डाल देता है अपने मेल गैमीट्स, ताकि फीमेल गैमीट्स के साथ फ्यूजन कर पाए. तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का हमारे पास में एग्जाम्पल है. This happens in bony fishes and frogs. Large number of offspring are produced. A major disadvantage is that offspring are extremely vulnerable to predators, threatening their survival up to adulthood. अब देखो, जब जाइगोट बनता है, उससे एम्ब्रियो बनता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स के तो मदर की बॉडी के अंदर बेबी की डेवलपमेंट हो रही है. लेकिन जहाँ पर फर्टिलाइजेशन ही एक्सटर्नल है, तो शुरू से ही सिंगल सेल स्टेज से ही जो बेचारा बेबी है, जो यंग वंस है, वो एक्सटर्नल मीडियम में ही पड़े हुए हैं, मदर की बॉडी के अंदर सेफ नहीं है. इसीलिए लार्ज नंबर में इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है, हमारे फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं. ये गैमीट्स लार्ज नंबर में फर्टिलाइज भी करते हैं, यंग वंस भी लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं. लेकिन इसमें से बहुत कम है जो बड़े होने तक सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल मीडियम में है, सेफ नहीं है, पेरेंट्स की बॉडी के अंदर वेल प्रोटेक्टेड नहीं है. इसीलिए ज़्यादातर प्रेडेटर्स के साथ लिए वो वल्नरेबल हो जाते हैं और लार्ज नंबर में यंग वंस प्रोड्यूस होने के बावजूद भी लास्ट में बचते कम नंबर में ही है. Now, in many terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and majority of plants जैसे कि ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सिनगेमी बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर होती है. सिनगेमी occurs inside the body of the organism. इसको हम internal fertilization कहते हैं. In all these organisms, egg is formed inside the female body where they fuse with the male gamete. तो अब egg तो female body के अंदर ही रहता है और male gamete को उसके पास तक पहुंचना पड़ता है. In organisms exhibiting internal fertilization, male gamete is motile and it has to reach the egg in order to fuse with it. In these, even though the number of sperms produced is very large, there is a significant reduction in the number of eggs produced. अब sperm तो फिर भी large number में ही produce करने पड़ रहे हैं, क्योंकि चाहे external medium में नहीं, लेकिन female body के अंदर भी sperms जाएंगे तो सारे के सारे egg के पास पहुंच पाएंगे या नहीं, कोई पक्की बात नहीं है. क्योंकि female body के अंदर तो जो sperms release हो रहे हैं, जो male gametes release हो रहे हैं, वो एक foreign particle ही है, एक foreign cell ही है. तो female की body तो अपने immune system को उसको हटाने के लिए ही बोलेगी. immune system को वो एक अनजान सेल लगेगा, एक foreign चीज़ लगेगी, तो इसीलिए बॉडी के अंदर ज्यादा समय तक तो सर्वाइव कर नहीं पाएगा. तो यहां पर भी मेल गैमीट्स का नंबर तो लार्ज ही होता है, लेकिन एग्स का नंबर छोटा होता है, क्योंकि एग्स फीमेल बॉडी के अंदर अच्छे से प्रोटेक्टेड है, वल्नरेबल नहीं है. In seed plants, however, non-motile male gametes are carried to the female gamete by pollen tubes. अब seed plants के अंदर चाहे जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, इसमें हम देखते हैं कि मेल गैमीट हालांकि खुद मोटाइल नहीं होता, लेकिन पोलन ग्रेन के अंदर वो आ रहा है. पॉलिनेशन की प्रोसेस से अलग अलग मीडियम्स यूज़ करते हुए, अलग अलग एजेंट्स यूज़ करते हुए हमारा जो प्लांट है अपनी पोलन ग्रेन्स को फीमेल गैमीट के पास तक भेज रहा है. तो मेल गैमीट मोटाइल ना होने के बावजूद भी पोलन ट्यूब की मदद से ओव्यूल तक पहुंच ही जाता है. तो इसी के साथ हमारे फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स के बारे में तो एक जनरल ओवरव्यू हमने ले लिया कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है. अब हमारे पास छोटा सा टॉपिक रह जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का, जिसको अगली बार हम डिस्कस करेंगे, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. हालांकि रिप्रोडक्शन का यूनिट अभी बहुत बड़ा है और अगले चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म्स की यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस. चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार.